गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे हेरल्ड डोमर मॉडल। इससे हमने लुईस का असीमित पूर्ति का सिद्धांत, बैलेंस ग्रोथ, अनबैलेंस ग्रोथ, ये मॉडल देखे थे। हेरल्ड डोमर मॉडल का डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार इस मॉडल को जो प्रतिपादित किया था या इसके जो अंश हैं वह एक्चुअल इकोनॉमी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस मॉडल का नाम दो अर्थशास्त्रों से जुड़ा हुआ है, इंग्लैंड के सर रॉय हॉवर्ड तथा अमेरिका के प्रोफेसर यूसे डोमर। तो इसको हेरल्ड डोमर मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको प्रतिपादन दो अर्थशास्त्रियों ने किया था, उनके नाम के आधार पर इसको बोला जाता है। बाकी एक ग्रोथ मॉडल है ना। इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने 1950 के प्रारंभ में इस सिद्धांत का प्रतिपादन अलग अलग तथा एक ही समय में किया। दोनों ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन केन्ज के विश्लेषण की प्रतिक्रिया के रूप में किया था। जो केन्स ने जो सिद्धांत दिया था उसके रिएक्शन में या उसकी आलोचना करने के रूप में या उसमें जो कमियां थी उनको सुधार करने के रूप में इन्होंने अपने मॉडल का प्रतिपादन किया था। ठीक है। हेरल्ड का विचार था कि केन्स ने बचत की भूमिका को नजरअंदाज किया है। इनका तर्क था कि केन्स ने सेविंग को इग्नोर किया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो केन्स का मॉडल है उसमें केन्स निवेश पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि जिस समय उनका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था उस समय विश्व में 1936 में उनका सिद्धांत आया था और 1930 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आप सभी जानते ही हैं। तो उन्होंने निवेश पर बहुत अधिक जोर दिया था। उन्होंने गवर्नमेंट को ये कहा था कि गवर्नमेंट को अनुत्पादक अनप्रोडक्टिव कार्य भी करवा सकती है, बट लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। और उन्होंने इन्वेस्टमेंट पर बहुत अधिक जोर दिया था और उन्होंने कहा था कि बचत तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे इकोनॉमी की ग्रोथ प्रभावित होती है। और आप जानते हैं मंदी की स्थिति में डिमांड अगर इंक्रीज होगी तो मंदी की स्थिति से उभर पाएंगे, इसलिए उन्होंने खर्च पर ज़्यादा जोर दिया था। जबकि डोमर कहते हैं कि केन्ज ने निवेश के तत्कालीन प्रभाव की अवहेलना की है। निवेश का जो तात्कालिक प्रभाव पड़ता है उसकी इन्होंने अवहेलना की, जबकि हेरल्ड के अनुसार उन्होंने सेविंग को इग्नोर किया था, अर्थात भौतिक पूंजी पदार्थों का संचय। परंतु केन्ज के उस पर चलते हुए इन्होंने हेरल्ड तथा डोमर ने पूर्ण रोजगार, सीमांतवाद से छुटकारा तथा समष्टिगत विश्लेषण पर अधिक बल दिया। केन्ज की भांति हेरल्ड तथा डोमर ने केवल राष्ट्रीय जोड़ों के प्रारूप में अपने विश्लेषणों की व्याख्या की थी। दोनों अर्थशास्त्रियों ने आय सिद्धांत के दृष्टिकोण को अपनाया है, जो किन्होंने प्रतिपादित किया था, केन्स ने। हेरल्ड और डोमर मॉडल व्याख्या की दृष्टि से भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु मूल रूप में वो एक जैसे ही है। हेरल्ड मॉडल को डोमर मॉडल का अंग्रेजी अनुवाद तथा डोमर मॉडल को हेरल्ड मॉडल का अमेरिकी अनुवाद कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि हेरल्ड जो है, हेरल्ड मॉडल को डोमर, आपने देखा इंग्लैंड के तो हेरल्ड थे और अमेरिका के डोमर थे, इसलिए इनको ऐसा कहा जाता है। ये दोनों मॉडल निरंतर वृद्धि को प्राप्त करने, एक कंटिन्यू ग्रोथ हो, है ना। ऐसे नहीं कि आज 8% फिर उसके बाद में 4% नेक्स्ट ईयर, फिर उसके बाद में उच्चावचक फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि 8% पर कंटिन्यू चल रही है ना, उससे पॉइंटों में कुछ डिफरेंस आ जाए, बट 1% का डिफरेंस बहुत मायने रखता है। तो ये कहते हैं कि इन्होंने कंसिस्टेंट, है ना, ग्रोथ पर प्राप्त करने तथा उसको कायम रखने की आवश्यक शर्तों पर प्रकाश डालते हैं। हेरल्ड डोमर मॉडल निवेश की दोहरी भूमिका पर बल देते हैं। ये निवेश के डबल रोल पर ध्यान देते हैं। एक और तो निवेश किसका है, आय उत्पत्ति गुणक द्वारा। भाई आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे आय का सर्जन होगा। एक केन्स के मॉडल में भी देखा था आपने कि 100 रुपये का निवेश कर रहे हो और तो अगर तीन है तो राष्ट्रीय आय कितनी होगी, 300। एक और निवेश आय उत्पत्ति गुणक का काम करता है, अर्थात प्रभावी मांग की व्याख्या करता है। दूसरी ओर उत्पादन शक्ति उत्पादन प्रभाव द्वारा को बढ़ाता है, अर्थात अर्थव्यवस्था के पूंजी भंडार का विस्तार करता है।
यह बात ध्यान देने योग्य है कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने निवेश के उत्पादकता पहलू पर बल दिया और उन्होंने इनकम पहलू को नज़रअंदाज किया, जबकि किन्स ने इनकम पहलू पर अधिक ध्यान दिया और उत्पादक क्षमता की। तो हैयर-डॉमर मॉडल एक तरह से किन्स और क्लासिकल जो सिद्धांत है उन दोनों का सह मिश्रण करता है। इसकी कुछ एजप्शंस है। यह है प्रारंभिक पूर्ण रोजगार, आय स्तर विद्वान है, मतलब ये पूर्ण रोजगार की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है, अर्थात ये मुक्त इकोनॉमी की बात करते हैं। यह मॉडल बंद अर्थव्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि फॉरेन से ना तो कोई ट्रेड हो रहा है, ना ही फॉरेन से कोई पूंजी का आवागमन हो रहा है, मतलब एक तरह से बाहरी शक्तियों से यहाँ प्रभावित नहीं हो रही ग्रोथ। इसका तात्पर्य यह है कि विदेशी व्यापार तथा अनुदान की सब्सिडी की कोई भूमिका नहीं है। समायोजन में कोई समय अंतर नहीं है, अर्थात आर्थिक तत्व जैसे बचत, निवेश, आय, व्यय में समायोजन एक ही समयावधि में होता है। बचत में कोई परिवर्तन उसी समय में निवेश में परिवर्तन लाता है। मतलब ये कहते हैं कि टाइम लैग नहीं है भाई, जैसे कि मान लो आज सेविंग हो रही है, उसका इन्वेस्टमेंट में टाइम लैग होता है कि तुरंत वो नहीं होता। बट हैयर-डॉमर मॉडल ये मान रहा है कि आप सेविंग जो कर रहे हैं उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो निवेश में परिवर्तन लाता है। औसत बचत प्रवृत्ति सेविंग अपॉन इनकम तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति सेविंग में चेंज अपॉन इनकम में चेंज आपस में बराबर है। क्या मानते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आपस में इक्वल है, अर्थात बचत में वास्तविक परिवर्तन आनुपातिक परिवर्तन के समान है। बचत प्रवृत्ति तथा पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर है। स्थिर प्रतिफल का नियम लागू होता है क्योंकि पूंजी कैपिटल आउटपुट रेशो स्थिर है। मतलब ये क्या मानते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसमें आप जानते हैं कि ये जो नियम है ये क्या कहता है कि आप उत्पादन के साधनों में जितनी वृद्धि कर रहे हैं उनमें जितना आनुपातिक परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे कि 5%, तो जो प्रोडक्शन है उसमें भी 5% परिवर्तन हो जाएगा। आय, निवेश तथा बचत की परिभाषा शुद्ध रूप में की गई, अर्थात इनमें मूल्यह्रास को इन्होंने शामिल नहीं किया है। वास्तविक एवं अनुमानित बचत तथा निवेश दोनों आपस में बराबर है, मतलब जो वास्तविक है वो भी आपस में बराबर है और जो अनुमानित है वो भी आपस में बराबर है। अर्थात तो जो एक्चुअल है S0 बराबर I0 और एस्टिमेटेड है SE बराबर I, दोनों आपस में बराबर है। ये इनकी मान्यताएं थी। कल इस सिद्धांत की व्याख्या देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।